वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं वेक्टर्स का कंप्लीट चैप्टर। पूरा चैप्टर, सभी फॉर्मूलाज, सभी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपकी एक ही इस वीडियो में होने वाली हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या फिर आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके सभी फॉर्मूलाज विद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स सब कुछ होने वाला है। तो आप लोगों को साथ साथ में सोल्विंग करनी है, अपने अपने नोट्स बनाने हैं, तो साथ में ही सभी कुछ उतारते रहें ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इस वीडियो में जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक है, उन सभी को आपको साथ में सोल्व आउट करना है, नोट्स बनाने हैं। तो आपको डेफिनेटली वेक्टर्स की कोई भी प्रॉब्लम आपकी एग्जाम में बिल्कुल नहीं रहने वाली, सभी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और आपको वेक्टर्स के पार्ट में से फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स प्लीज़ नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर हमारे साथ इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो के बारे हो या फिर आपकी स्टडी के बारे में हो, कुछ भी है वो आप लोगों ने ज़रूर हमारे साथ शेयर करना है, ताकि हम हमारे मटेरियल को इम्प्रूव कर पाएँ और आप लोगों की और अच्छे से यहाँ पर मदद कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स विच हैव बोथ डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड। जैसे कि मान लीजिए ये कोई हमें यहाँ पर बनाया गया है वेक्टर, तो इसको डिनोट कर सकते हैं बाय स्मॉल लेटर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। या फिर अगर हमें इस वेक्टर के एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बताया गया हो, जैसे कि ये ए बी है, तो हम इसे बोलते हैं ए बी वेक्टर। मतलब ए से शुरू हुआ और बी पर हो गया ये वेक्टर हमारा खत्म। ठीक है, और अगर दो वेक्टर्स, यानी कि मुझे यहाँ से बी ए वेक्टर हो बनाना, तो बी ए वेक्टर क्या होगा? बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर और ए बी वेक्टर क्या होंगे? इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो इसलिए मैं इसके आगे क्या लगा सकता हूँ? माइनस लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। बाकी आप लोगों ने अगर क्लास 11th में फिजिक्स में आपको एक यूनिट आता है वेक्टर्स का, उसमें आपकी इंट्रोडक्शन ऑलरेडी इसके बारे में हुई होती है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। जो हमारे फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज होने वाले हैं, एक होते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने बहुत बार रीड किया होगा कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। ये हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? जो वेक्टर किसी सेम स्ट्रेट लाइन के ही पैरेलल हो। मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट लाइन है और इसके पैरेलल एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, और कोई एक वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, पैरेलल होने का मतलब है यहाँ पर के डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकती है। ठीक है, डायरेक्शन यानी कि इस तरफ भी हो सकती है, वो भी यही रहेगा, सेम ही कोलिनियर वेक्टर्स ही होंगे। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है कि ये वेक्टर्स कोलिनियर है या फिर नहीं है। अब देखिए, जब हम किसी वेक्टर को बनाते हैं तो अब हम इसे बनाएंगे इन द 3D प्लेन। ठीक है, 3D प्लेन में ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा कोई है पॉइंट P। ठीक है, तो ये OP वेक्टर होगा। ठीक है, या फिर ये जो OP स्ट्रेट लाइन होगी हमारी, ये एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए एंगल बना रही है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रही है बीटा, और ऐसे ही जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रही है गामा। ठीक है, जो ये एंगल्स बन रहे हैं, इन सभी एंगल्स के हमें सोल्व करने हैं कोसाइन वैल्यूज, यानी कि कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। दीज आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। क्या होते हैं ये? कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस। इनको हम डिनोट करते हैं विद LMN। ठीक है, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस को सोल्व करने के लिए हमें उनके जो एंगल्स हैं, जो कि एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ बन रहा है, इनको हम डिनोट करते हैं LMN के साथ। दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन को साइंस। ठीक है, और इनकी एक प्रॉपर्टी होती है जो आप लोगों को याद रखनी है, दैट इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज दैट कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इसके ऊपर भी आपको कोई भी यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो ये तो हो गए डायरेक्शन कोसाइंस। अब इसके बाद आते हैं डायरेक्शन रेशियोस। ठीक है, डायरेक्शन को मैं DR लिखूंगा इन शॉर्ट, डायरेक्शन रेशियोस। डायरेक्शन रेशियोस क्या होते हैं? जो कि इन्हीं LMN के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, आर प्रोपोर्शनल टू
प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। इसका मतलब क्या होता है प्रोपोर्शनल का? मान लीजिए हमने एलिमेंट को सभी को मल्टीप्लाई करवा दिया विद 2, विद 4, विद 5, वो जो आंसर्स आएंगे वो हमारे बन जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, अब इनका यूज़ क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए ये कोई है वेक्टर डी वेक्टर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डी वेक्टर है मान लीजिए ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब ये जो आई जे के कैप क्या होते हैं, ये हमारे इन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो हम किसी भी वेक्टर को इन यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम सभी वेक्टर्स को इन्हीं यूनिट वेक्टर्स को यूज कर कर ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो डी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, अब ये हो गई। अब ये जो ए बी सी है, कोई भी वेक्टर दिया हो उसके आगे जो भी आई कैप जे कैप सी के कैप के कोफिशिएंट्स होंगे, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट वेक्टर। तो डायरेक्शन रेशियोज को सोल्व करना बिल्कुल सिंपल है, बस आपको इनको लिख देना है। ओके, अब अगर हमें इनसे निकालने होंगे डायरेक्शन कोसाइंस तो हमें क्या करना है? ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, उसका फॉर्मूला बहुत ही इजी है, इन सभी के स्क्वायर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, और इसका कर देंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए हमें डी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करना है, तो यहां से हमें मिलता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर डी कैप कोई भी हो सकता है, ए कैप बी कैप जो भी आपका वेक्टर है, इज इक्वल्स टू दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, अब ख्याल से देखिए ये जो है वैल्यू, ये यहाँ पर ए के साथ डिवाइड होगी, बी के साथ डिवाइड होगी, सी के साथ डिवाइड होगी। तो इनको डिवाइड होने पर डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाते हैं, यानी कि ये हमारा क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए आई कैप प्लस बी ओवर सेम वैल्यू, ठीक है, एंड प्लस सी ओवर सेम वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको बहुत ही ईजी फील होगा क्योंकि ए बी सी की जगह पर सोल्व होकर आंसर आ जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल होगा। सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो ये बन गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि यूनिट वेक्टर में ये जो होंगे कोफिशिएंट्स, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। जो हमारा सिंपल वेक्टर है उसमें जो होंगे कोफिशिएंट्स, दैट आर द डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सोल्व करें, उसके साथ इन ए बी सी को डिवाइड कर दें, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के रूट के साथ ए बी सी को हमें डिवाइड कर देना है। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस, और डायरेक्शन कोसाइन के साथ कौन होता है, यूनिट वेक्टर मिलता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को पहले याद कर लेनी है। अब इस पर बेस्ड एक छोटी सी एग्जांपल हम सोल्व कर लेते हैं। सो नाउ फॉर एग्जांपल we have r vector is equals to 2i cap plus 2j cap minus k cap. ठीक है, so now direction ratios क्या बन गए, 2, 2, -1। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द r वेक्टर क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर रूट। ये बन गया आपका 4 + 1 can root, that is the 9 can root, that is the 3. So now unit vector r cap, r vector divided by its magnitude, तो ये आ जाएगा 1/3 2i cap plus 2j cap minus k cap। तो यहाँ से अगर हमने LMN यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस को निकालना हो तो वो क्या बन जाएंगे, these are 2/3 and -1/3। अगर आपको ओनली डायरेक्शन को साइंस है यहाँ पर पूछेंगे तो आप इसको डायरेक्टली निकालें, इनको डिवाइड कर दें विद ये 3, तो ये बन जाएंगे आपके डायरेक्शन को साइंस। ठीक है, तो ऐसे हम इसे सोल्व आउट करते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद है वेक्टर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। मान लीजिए एक है हमारे पास P पॉइंट x1 y1 z1, ठीक है, और एक है हमारे पास यहाँ पर Q पॉइंट x2 y2 z2। ठीक है, हमें सोल्व करना है PQ वेक्टर।
तो पी क्यू वेक्टर क्या होगा, जो हमारा एंड पर है पॉइंट उसको आगे रखेंगे, x2 माइनस x1, ठीक है। इसके साथ आएगा आई कैप प्लस y2 माइनस y1, इसके साथ आएगा j कैप प्लस z2 माइनस z1, इसके साथ आएगा k कैप। सो नाउ अगर आपको इसके बारे में पूछा जाए कि पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, वो इनके जो आंसर्स आएंगे वो बन जाएंगे, उससे आगे हम उसके डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको कोई भी पी पॉइंट दिया होगा, क्यू दिया होगा, तो हम पी क्यू वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर, कुछ भी ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं, ओके। और आल्सो अगर मान लीजिए हमें कोई यहाँ पर दिया गया है पी पॉइंट है, मान लीजिए 2 1 3, आपको यहाँ पर पूछा गया है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, वो क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर मतलब कि ओरिजिन से लेकर पी तक का वेक्टर, वो क्या होगा, सिंपली इसके जो भी इस पॉइंट के हैं कोऑर्डिनेट्स, उसके साथ आपको आई जे के कैप को यूज कर लेना है। तो ये क्या बनेगा, 2 आई कैप प्लस 1 इंटू जे कैप 3 इंटू के कैप। तो ये भी बिल्कुल ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके बाद आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, स्केलर प्रोडक्ट, और इसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है, दिस इज ए डॉट बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कोज ऑफ थीटा। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि ये दोनों थे वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, वो एक स्केलर है। मान लीजिए ये था ए वेक्टर और ये था बी वेक्टर, और इन दोनों में एंगल था यहाँ पर थीटा, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। और आल्सो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, सो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ठीक है। एंड अगर ए डॉट बी 0 हो, ठीक है, आपको ये वैल्यू दी हो, तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, देन या तो ए 0 होगा और बी 0 होगा। अगर दोनों ही नॉन जीरो हैं तो क्या हो सकता है, और ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ठीक है, वो दोनों परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर हो सकते हैं। फिर ये कोज आ जाएगा यहाँ पर कोज आ जाएगा ना 90, उसकी वैल्यू 0, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 मिल जाएगा, ठीक है। सो अब हमें डॉट प्रोडक्ट को सोल्व आउट कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो वो है हमारे लिए। उसकी एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये है ए वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और मान लीजिए ये है बी वेक्टर 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हमें सोल्व करना हो, तो जब आपको दो वेक्टर्स आई जे के की फॉर्म में दिए हैं तो बहुत ही ईजी है, हमें सेम को ही यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई। सो जो दोनों आई कैप वाले हैं, सो 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 5 एंड प्लस 4 इंटू 2 बस, ठीक है। बिल्कुल सिंपल काम है कि आई वालों को आई वाले के साथ, जे कैप को जे कैप वाले के साथ, के कैप को के कैप वाले के साथ। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 प्लस 15 प्लस 8, सो दिस इज द 31, ठीक है। ऐसे आप लोगों को किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। और आल्सो ये क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूं, बिकॉज कोई दो अगर सेम वेक्टर हैं, यानी कि आई कैप डॉट आई कैप होता है 1, ठीक है, जे कैप डॉट जे कैप भी होगा 1, और के कैप डॉट के कैप भी होगा 1। कोई भी दो ऑपोजिट हैं, यानी कि आई डॉट जे हो, ठीक है, या फिर जे डॉट के हो, या फिर के डॉट आई हो, कोई भी दो हो तो 0 आंसर आएगा, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं इसलिए, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। और आल्सो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक और छोटा सा रिजल्ट है, किसी वेक्टर को उसी के साथ ही अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दैट बिकम्स ए वेक्टर का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि एंगल बन जाएगा कोज 0, तो कोज 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर भी ए वेक्टर है, यहाँ पर भी ए वेक्टर है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ये भी बहुत ही यूज होता है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें ही इसमें से बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका स्केलर प्रोडक्ट। इसके बाद आता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, वो जो है हम इसी फॉर्मूले से ही सोल्व करने वाले हैं। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स,
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, सो हमने अभी अभी सोल्व किया है कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। सो कोस थीटा बिकम्स ए डॉट बी बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास एंगल का फॉर्मूला बन जाता है। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट सोल्व करना आप लोगों को ऑलरेडी आ चुका है, तो जो भी आप लोगों को दो वेक्टर्स यहाँ पर दिए होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट ऊपर लिख लें। ठीक है, वो भी एक स्केलर नंबर होगा और उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स को यहाँ पर रखें तो आप लोग सोल्व कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, वैसे लिखता हूँ परपेंडिकुलर, देन कोस थीटा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एंगल कितना आएगा कोस 90 होगा इसलिए। सो इसका मतलब है कि ये जो ए डॉट बी है ये 0। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि ए वेक्टर है हमारे पास a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, एंड बी वेक्टर है मान लीजिए a2 i कैप, b2 j कैप एंड c2 k कैप, देन if a and b vector are perpendicular then a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 is equal to 0। अगर दो वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर तो उनके जो भी कोफिशिएंट्स होंगे, उन जो उनके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, मतलब उनको हमने करना है मल्टीप्लाई और उनको ऐड करेंगे तो हमें 0 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको रिजल्ट बना देता हूँ। अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैं पैरेलल, ठीक है, पैरेलल है तो इन सभी का रेशियो सेम होगा a1 ओवर a2, मतलब एक दूसरे के वो प्रोपोर्शनल होंगे, डायरेक्शंस जो उनकी सेम होगी इसलिए c1 ओवर c2। ठीक है, तो ये भी यूज़ किया जा सकता है फॉर्मूला। ओके, तो ये इसमें कुछ सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं। एक बार आप लोगों के फॉर्मूले हो गए तो हम सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, तो प्लीज इनको साथ में ही आप लोगों को नोट डाउन करना है, क्योंकि इसके बाद जब हम प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर ही अंडरस्टैंडिंग होगी अगर आप लोगों ने फॉर्मूलास को नोट डाउन किया है। ठीक है, सो मान लीजिए ये कोई दो वेक्टर्स हैं जैसे हमने पहले बनाए थे, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, इनमें एंगल है थीटा। सो नाउ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ए। ठीक है, बी वेक्टर की ए के ऊपर क्या होगी प्रोजेक्शन, ये होगी। ठीक है, जैसे किसी चीज़ का उसके ऊपर शैडो पड़ता है तो ये होगी उसकी प्रोजेक्शन। इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम यहाँ से, ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, ये बनेगा बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज अ कोस थीटा, सो दिस इज इक्वल्स टू बी कोस थीटा। ठीक है, अब या तो हमें सबसे पहले इसको सोल्व कर कर इसको बाद में निकालना होगा। अगर हम कोस थीटा की जगह पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें, ठीक है, सो बी का मतलब क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से आया ए डॉट बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस बिकम्स ए वेक्टर का ए डॉट बी ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि जिस वेक्टर की प्रोजेक्शन जिसके ऊपर निकालनी है डिवाइड में उसी का ही मैग्नीट्यूड रखना है ए डॉट बी के। तो ये फार्मूला आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब इन पर बेस्ड हम कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट को, या फिर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हम कैसे सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट, वो सभी प्रॉब्लम्स हम इसके बाद करते हैं। पहले इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम्स हैं। सो नाउ सबसे पहली प्रॉब्लम है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन के नॉर्मल जो होगा उसके डायरेक्शन कोसाइंस हमें बताने हैं। तो वाई जेड प्लेन क्या होता है, मैं आपको एक्सरसाइज बना देता हूँ, बाकी आपको सिर्फ एग्जाम में ओनली आंसर लिखना है और हमें कुछ नहीं करना। ये हो गया आपका वाई जेड प्लेन, ये वाला। ठीक है, तो अब इसके परपेंडिकुलर कौन है, दैट इज द एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर कौन है, ये वाला एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, दैट इज 1,0,0। मैं आपको इन सभी एक्सिस के आप ऐसे बना सकते हैं, वाई एक्सिस के 0,10 और जेड एक्सिस के 0,01, ये इनके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
1,0,0 are the direction cosines of the normal to the YZ plane because it is a x axis. ओके, सिंपल सी बात है, सिंपल थी ये प्रॉब्लम। ये ऐसे आपको शॉर्ट आंसर्स आते हैं MCQ टाइप या फिर ब्लैंक्स टाइप, ठीक है। आगे है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दिस वेक्टर। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट। सो लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू -3/4 j कैप, ठीक है। सो नाउ यूनिट वेक्टर ऑपोजिट टू दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या फार्मूला होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमें इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है, रिवर्स करना है, तो इसके आगे क्या लगेगा, माइनस, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या आएगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि ना तो आई कैप है ना है जे कैप, तो क्या बचा ओनली 3/4। अगर एक ही हो मतलब आई कैप जे कैप या फिर के कैप, तो जो उसके आगे है वही उस वेक्टर का आ जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो दिस वन, ये तो इसकी वैल्यू हमने लगाई और डिवाइड में इसका लगेगा मैग्नीट्यूड, दैट इज द 3/4, ठीक है। और ये दोनों आपस में सोल्व हो गए, माइनस माइनस बन गई प्लस, सो दिस बिकम्स द जे वेक्टर। तो ये बन गया आपका आंसर ओनली जे वेक्टर, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। इसके आगे चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम की ओर, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है। So now this is the problem number 3rd. Find the angle between the unit vectors a cap and b cap given that a cap plus b cap mod is equals to 1. हमें क्या दिया गया है कि a cap plus b cap का मॉडुलस है 1, हमें इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इनके बीच का एंगल हमें सोल्व आउट करना है। तो मैं इसको रख देता हूँ अभी स्टेटमेंट्स को साइड पर, तो हम इसको अब सोल्व करते हैं, ठीक है। जब आपको कोई दो वेक्टर्स ऐड कर देकर हों यहाँ पर दिए और उनका साथ में किया होगा मॉडुलस, तो आपको याद रखना है कि इन दोनों का अलग अलग हम बिल्कुल नहीं कर सकते मॉडुलस, तो आपको स्क्वायर का यूज़ करना है। जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। सो दीज टू वैल्यूज आर द सेम, इसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ओके। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। सो ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस 2a कैप डॉट बी कैप, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 1, सो 1 का स्क्वायर। अब इसकी जगह पर भी हम यही लिख सकते हैं, a कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं डॉट प्रोडक्ट का, a कैप का मैग्नीट्यूड बी कैप का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों है यूनिट वेक्टर, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 1। तो यहाँ पर भी आ गया 1 प्लस 1 प्लस 2, यहाँ पर भी आया 1 1, सो दिस बिकम्स द cos थीटा इज इक्वल टू 1 के साथ एक 1 हो जाएगा कैंसल, सो cos थीटा ये चला गया उधर -1/2। तो यहाँ से आप लोग एंगल को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगा, ये cos, इसके लिए वैल्यू होगी 60 डिग्री, तो माइनस को हटाने के लिए ये बन जाएगा 180 माइनस 60, दैट इज द cos 120, या फिर हम इसे लिख सकते हैं cos 2π/3, ठीक है। सो हमारा एंगल कितना बन गया, 2π/3, ठीक है। तो ऐसे हम ऐसी सिंपल सी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं, ओके। सो जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपको सभी को अच्छे से ध्यान से साथ साथ में सोल्व करते जाना है। तो आगे चलते हैं, फोर्थ प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ फोर्थ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर इज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जिसकी प्रोजेक्शन निकालनी है, जिसके ऊपर निकालनी है। मैंने आपको अभी अभी फॉर्मूला बताया था कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, और जिसके ऊपर निकालनी है उसका हम डिवाइड में रखेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो इन दोनों का हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट, वो मैंने आप लोगों को सिखाया है, सिर्फ आई कैप वाले को आई कैप के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ। सो 2 into 1 that is the 2, minus 1 into minus 2 that is the also 2, 1 into 2 that is also 2, और डिवाइड में क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये ए वेक्टर कौन होता है, जिसके ऊपर निकालना है। अब देखिए बी ऑन ए, तो ऑन कौन है यहाँ पर, ऑन दिस वन, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस वन, जिसके ऊपर निकालनी है।
सो इसके लिए यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट कर देंगे। ऊपर बन गया 6 और डिवाइड में बन गया 4 + 4 + 1 दैट इज द 9 का स्क्वायर रूट 3। सो दिस बिकम्स द 2। ठीक है, तो ये सभी आपके हैं शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, 1 मार्क्स वाले। तो इसका आंसर आ गया 2। सिंपल सी प्रॉब्लम है। ओके, आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें क्या है कि हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है दिया गया 4। ठीक है, एंड साथ में एक है कांस्टेंट -3 लैम्डा टू -2। हमें लैम्डा ए वेक्टर की रेंज निकालनी है के मॉडुलस की, उसके मैग्नीट्यूड की। ठीक है, अब इसकी रेंज क्या होगी? ठीक है, ध्यान से देखिए। अब इसका मतलब क्या होगा? दिस इज इक्वल्स टू द दिस मोड इनटू ए का मोड। ठीक है, यही होगा, इन दोनों का ही मैं यहाँ पर मॉडुलस अलग अलग हो जाएगा। सो नाउ इसकी वैल्यू है -3 से लेकर 2 तक। जब हम इसका लगाएंगे मोड तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? सो दिस इंप्लाइज दैट 0 लेस देन इक्वल्स टू मोड लैम्डा लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास ए 3 और जो होता है मोड फंक्शन उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है। अब इसको ए वेक्टर के साथ हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 4 के साथ। सो दिस बिकम्स 0 लैम्डा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड और यहाँ पर बन गया 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 12। तो ये बन गया 0 से लेकर 12 तक। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसके बाद करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 और प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें है कि फाइंड ए वेक्टर आर वेक्टर दैट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द 3 एक्सिस एंड हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू दिस वन। मान लीजिए आर वेक्टर है, इसका हमें दिया गया है मैग्नीट्यूड। अब ये इक्वली इंक्लाइंड है सभी एक्सिस के साथ, मतलब उसके सभी डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पर सेम होंगे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप बिकॉज इट इज इक्वली इंक्लाइंड। सो हमने सभी को सेम अज्यूम कर लिया। सो नाउ मैग्नीट्यूड इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो दिस बिकम्स द 3a स्क्वायर का रूट, दिस बिकम्स द √3a। तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है 3√3 और √3 के साथ गया √3। सो ए बिकम्स द 3। ठीक है, सो इसका मतलब हमारा आर वेक्टर क्या आ गया है? 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल सा काम है। ठीक है, तो सभी आपके लिए बेसिक्स हैं। अगर आपको इसके बेसिक कंसेप्ट हो जाते हैं क्लियर तो ये प्रॉब्लम्स आराम से हो जाएंगी। सो नाउ ये थे कुछ आपके लिए बिल्कुल ही सिंपल से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब हम कुछ सोल्व करते हैं इसी पर बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो सबसे पहला है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ द दीज 2 पॉइंट्स, जिनके पोजीशन वेक्टर दिए हैं a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर एंड 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर एक्सटर्नली। ये भी ध्यान रखना है, अगर इंटरनली हो या फिर एक्सटर्नली हो, इन द रेशियो ऑफ दिस वन। तो जैसे कि आप लोग सिंपल सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं वैसे ही जो है वो सेक्शन फार्मूला हमें वेक्टर्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर है हमें मान लीजिए एक है यहाँ पर p वेक्टर p पॉइंट जिसका के पोजीशन वेक्टर ये है, और एक है मान लीजिए q पॉइंट जिसका के पोजीशन वेक्टर है ये वाला। तो हमें उस पोजीशन वेक्टर को सोल्व करना है जो इन्हें डिवाइड करता है एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1। तो जब एक्सटर्नली होता है तो ये मान लीजिए हमारा कोई आर पॉइंट है, ये आर पॉइंट या तो इस साइड पर होगा बाहर और या फिर इस साइड पर होगा बाहर। तो 2:1 है, 2 इस साइड से है तो यहाँ पर कहीं पर आर पॉइंट होगा। ठीक है, तो एक्सटर्नली के वक्त हमें क्या करना है? सो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। ठीक है, सिंपल सा काम है, जैसे हम लोग सिंपल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई होगा इस तरफ, इसको मल्टीप्लाई होगा इस तरफ। ठीक है, सो 2 इंटू दिस वन। अगर होता ये जहां पर रेशियो होता इंटरनली तो ये है एक्सटर्नली। ठीक है, मतलब कि बाहर है ये, तो यहाँ पर साइन आएगा माइनस। अगर होता इंटरनली तो हम इनको यहाँ पर करते प्लस। ठीक है, बस इतना चेंज आएगा। 1 इंटू दिस वन। और डिवाइड में क्या आएगा? डिवाइड में भी सेम ऐसे ही 2 - 1। अगर होता इंटरनली तो हम लिखते 2 + 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों का फार्मूला हो जाएगा क्लियर। इसको आप लोगों ने सिंपली सोल्व कर देना है। सो दिस बिकम्स द 2b वेक्टर माइनस a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और ओवर में बच गया 1। सो दिस बिकम्स द 3a वेक्टर
ये दोनों सोल्व होकर और ये बन गया 4p वेक्टर। बस ये आपका पोजीशन वेक्टर आ गया, ठीक है। ओके, तो ऐसे हमें इसको सोल्व आउट करना है। ऐसे ही अब हम इसमें इसका जो बी पार्ट है वो सोल्व करते हैं कि फाइंड ए वेक्टर ए वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड दिस वन, ठीक है। सो नाउ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया गया है 5√2, मेकिंग एन एंगल π/4 विद x एक्सिस, π/2 विद द y एक्सिस एंड अक्यूट एंगल थीटा विद द z एक्सिस, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर सभी एंगल्स के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। तो अब हमें इसको सोल्व करना है, हमें इस वेक्टर को सोल्व कर दिखाना है कि इसमें ये जो वेक्टर होगा उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी। सो नाउ हमें यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एंगल्स बताए गए हैं, तो एंगल से हम क्या सोल्व कर सकते हैं, एंगल से हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं LMN, ठीक है। और उससे हम बना सकते हैं यूनिट वेक्टर, तो हम सबसे पहले यूनिट वेक्टर ही बनाते हैं। सो ए कैप तो x एक्सिस के साथ एंगल है π/4 यानी कि cos π/4 i कैप, y एक्सिस के साथ है एंगल यहाँ पर है π/2 सो cos π/2 j कैप, ठीक है। और z के साथ है थीटा तो उसको हम लिख लेंगे cos थीटा इंटू k कैप, ठीक है। सो अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा, इसकी वैल्यू होती है cos π/4 की 1/√2 i कैप, cos π/2 होता है 0 और ये बच गया cos थीटा k कैप। नाउ ए कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, ठीक है। तो इस पर हम लगाते हैं फॉर्मूला, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू 1। सो इसका स्क्वायर किया ये बन गया 1/2 प्लस ये तो बचेगा 0 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू द 1। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपको कोस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, दैट इज द ये वैल्यू उधर जाएगी तो ये बच जाएगा 1/2। तो यहाँ से सोल्व होकर हमें मिल जाएगा कोस थीटा प्लस माइनस 1/2, बट हम ओनली चूज करेंगे प्लस वाली वैल्यू क्योंकि हमें दिया गया है थीटा इज अक्यूट एंगल, ठीक है, इसलिए हम ओनली यही वैल्यू को चूज करेंगे, ठीक है। सो नाउ कोस थीटा हमारा सोल्व हो चुका है, तो ए कैप की थी ये वाली वैल्यू, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू लगाकर इसको एग्जैक्ट सोल्व कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स द 1/√2 प्लस आई कैप, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई है, इसकी वैल्यू भी है हमारी 1/√2 थी, ठीक है। तो ये बन गया 1/√2 के कैप, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर होकर इसका स्क्वायर रूट किया गया था। सो नाउ जो हमें यहाँ पर बताया गया था रिक्वायर्ड वेक्टर यानी कि ए वेक्टर, ए वेक्टर अब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हमें स्टेटमेंट में दिया था 5√2, वो मैंने आपको ऊपर बताया है। सो इनटू इट्स यूनिट वेक्टर, तो ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं 5√2 इंटू दिस वन 1/√2 आई कैप 1/√2 के कैप, तो इसको सोल्व करेंगे, √2 के साथ √2 कैंसिल हो जाएगा, 5 आई कैप एंड 5 के कैप इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम सोल्व करते हैं इसमें से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, डी पार्ट इसका, ठीक है। सो इफ ए इज इक्वल टू दिस वन एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है, देन फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स क्या जो होगा सम, उसके पैरेलल हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले ये दोनों हैं यहाँ पर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हम निकालते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड करते हैं। अब वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, तो आई कैप वाली टर्म को आई कैप वाली टर्म के साथ और जे कैप वाली को जे के साथ, के वाली को के के साथ। सो 4 आई कैप प्लस 2 आई कैप, ये बन गया 6 आई कैप, माइनस जे कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 जे कैप, के कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, तो हमें इस वेक्टर का निकालना पड़ेगा मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड, तो ये बन जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। इतना फॉर्मूला तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो दिस बिकम्स द 49, दैट इज द 7। सो नाउ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वन इज इक्वल्स टू द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, तो मतलब कि इन सभी को डिवाइड हो जाएगी बाय द 7, तो ये बन गया 6/7 आई कैप माइनस 3/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको सिंपली सोल्व करना है, सिंपल सी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो आगे चलते हैं,
इससे आगे हम करते हैं सेकंड का ए पार्ट, वो आप लोगों को अब खुद करना है। सेम टू सेम ऐसी ही प्रॉब्लम है कि राइट ए वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड 15 यूनिट्स इन ए डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो आपको क्या करना है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पहले सोल्व कर लें, जैसे हमने यहाँ पर किया है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का आंसर आने के बाद उसको आप लोगों ने 15 के साथ कर देनी है मल्टीप्लाई। तो प्लीज इसे खुद सोल्व कर कर जरूर देखें, सेम टू सेम ऐसा ही काम है। ये हो गया आपका एक, मान लीजिए वेक्टर, ये उसका आ जाएगा बाद में मैग्नीट्यूड, दोनों को करना है डिवाइड। ये जो आंसर आया है इसको बाद में आप लोगों ने 15 के साथ करना है मल्टीप्लाई, बस बाकी सेम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद है प्रॉब्लम, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है, एंड ए वेक्टर मोड दिया हुआ है मैं दैट इज 13, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है दैट इज 5, हमें सोल्व करना है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, सो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसी प्रॉब्लम में मैंने आपको अभी बताया था हमें स्क्वायर का यूज करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। जो हम सिंपल होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं वो डॉट प्रोडक्ट पर अप्लाई हो जाता है, क्रॉस पर बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। सो नाउ इसका मतलब बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये बन गया ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये बन गया 2। इसका आंसर है 0 बिकॉज दीज आर द परपेंडिकुलर। अब इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज द 13। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें सोल्व करना है, ये बन जाएगा 169 और ये आएगा इधर -25। तो इसका करेंगे हम स्क्वायर रूट 144 का, दैट इज द वैल्यू। सो नाउ इसके बाद है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, दैट इज हमें ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें सोल्व करना है एक डी वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है टू बोथ द सी एंड बी वेक्टर, एंड डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू है 21। ठीक है, तो सबसे पहले इसका यूज करते हैं कि ये जो डी वेक्टर है हमें सोल्व करना, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट डी वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। नाउ डी वेक्टर is perpendicular to c vector and b vector, so therefore d dot b is equals to 0 and d dot c is equals to 0 and d dot a की वैल्यू कितनी है 21। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टेटमेंट में ही दी हुई है। ठीक है, सो नाउ हमें ये डी डॉट बी दिया हुआ है 0 क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स थे परपेंडिकुलर, डी डॉट सी भी 0 है और डी डॉट ए की वैल्यू है हमारे पास 21। ठीक है, तो हम इन सबसे इक्वेशंस बनाएंगे और उनको बाद में सोल्व कर कर एक्स वाई और जेड की वैल्यू को सोल्व कर डालेंगे। ठीक है, सो डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मतलब क्या है, दिस इज द डी वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आई वेक्टर वाले आई वेक्टर के साथ, सो एक्स इंटू 1, सो ये बन गया एक्स, वाई इंटू -4y, z इंटू 5, सो प्लस 5z इज इक्वल टू 0। ऐसे ही डी डॉट सी करते हैं, सो x इंटू 3, y इंटू 1 एंड z इंटू -1, तो ये बन गई इक्वेशन। फिर करते हैं डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सो x इंटू 4x, y इंटू 5 एंड z इंटू -1 इज इक्वल्स टू द 21। तो इनको हम इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, सो दीज आर आवर इक्वेशंस। अब हमें इन इक्वेशंस को सोल्व करना है और इससे जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज को सोल्व आउट करना है। तो हम स्टेटमेंट्स को साइड पर रख देते हैं, अब हम सिर्फ इसकी सोल्विंग करेंगे। ठीक है, सो नाउ इसको सोल्व करने का मेथड क्या है कि आपको दो इक्वेशंस को यूज करना है और दोनों में से सेम वेरिएबल को ही हटाना है। ठीक है, सेम को हटाएंगे तो ही हमें फायदा होने वाला है। ओके, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई है कर रहे हैं, ये दोनों सेम है, इन दोनों के ही कोफिशिएंट, सो 2 माइनस 3 कर देते हैं। ठीक है, सो 2 माइनस होगा 3x माइनस 4x, सो दिस गिव्स अस द -x, y माइनस 5y माइनस 4y, ये दोनों हो जाएंगे कैंसल, 0 माइनस 21, तो सभी के साइन चेंज कर देते हैं, तो ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, अब हमें z को
ये दोनों तो हो गई, कोई भी और दो इक्वेशंस को यूज कर कर हमें उनमें से z को हटाना है। तो हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ विद 5, क्योंकि यहाँ पर है 5z, यहाँ पर भी सेम हो जाएगा 5, तो हम उससे उसको वहां से एलिमिनेट कर देंगे। सो मल्टीप्लाई इट विद 5, वी गेट 20x प्लस 25y minus 5z is equals to 105. So this is our equation number 4. So now 1 plus 4, इन दोनों को ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर है प्लस 5z, यहाँ पर है माइनस 5z, तो इन दोनों को ऐड करते हैं x प्लस 20x, दिस इज द 21x, माइनस 4y प्लस 25y, दिस इज, ये दोनों हो गए रिमूव, सो ये बच गया 105। 21 पर ये सभी हो जाएंगे डिवाइड, सो दिस गिव्स अस द इज इक्वल टू 5। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व आउट करना है, तो इनको सोल्व करना तो बिल्कुल ही इजी है। मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखता हूँ और दोनों को हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इन दोनों के हो जाएंगे साइन चेंज, तो यहाँ से x हो गई रिमूव, तो ये बच गया 4y माइनस वाई, दैट इज द 3y, और यहाँ पर बच जाएगा 16, सो y की वैल्यू आ गई 16/3। y आ गया है, तो y की वैल्यू यहाँ पर यूज करते हैं, तो x इज इक्वल्स टू द 5 माइनस वाई, दैट इज द 5 माइनस 16/3, एलसीएम लेंगे 15 माइनस 16, दैट इज द माइनस 1/3। अब x भी आ चुका है, y भी आ चुका है, इनमें से किसी भी इक्वेशन में इन दोनों को यूज कर कर आप लोगों को z की वैल्यू को यहाँ से सोल्व आउट कर देना है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन में यूज कर लेते हैं z की वैल्यू, ऊपर मैं यहाँ पर सोल्व आउट कर रहा हूँ, ओके। तो आप लोगों के पास तो शीट होगी प्रॉपर, तो आपको शीट में आगे की आगे ही सोल्व आउट करना है, ठीक है। सो 3x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो x को यूज करते हैं 3 इंटू माइनस 1/3, y को यूज करते हैं 16/3 माइनस z इज इक्वल टू 0, सो z बिकम्स, तो ये बन जाएगा आप लोगों का यहाँ से माइनस 3/3 प्लस 16/3, तो सोल्व करेंगे, ये बच गया हमारा 13/3, ठीक है। सो देयरफॉर d वेक्टर इज इक्वल्स टू द, सबसे पहले आएगी x की वैल्यू दैट इज द माइनस 1/3 i कैप, y की वैल्यू 16/3 j कैप, एंड z की वैल्यू 13/3 k कैप। तो आप लोगों ने जब भी एग्जाम में इस आंसर को सोल्व आउट है करना, तो बाद में इसको एक बार आप लोगों ने चेक जरूर कर लेना है, यानी कि डी डॉट ए वेक्टर करें, ठीक है, और उसको सोल्व कर कर देखेंगे 0 आंसर आता है या फिर नहीं आता, ठीक है। एक या दो वैल्यूज को जरूर सोल्व आउट आप लोगों ने कर कर देखना है। तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो आगे इसके सोल्व करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। सो नाउ इसके बाद है प्रॉब्लम, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर्स दिस वन एंड दिस वन रिस्पेक्टिवली आर द वर्सेस ऑफ ए राइट एंगल्ड रेक्टेंगल। तो हमें पोजीशन वेक्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं। पोजीशन वेक्टर्स मतलब ओ ए वेक्टर ये वाला बनेगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ओ बी वेक्टर ये वाला बनेगा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। और ओ सी वेक्टर वो बनेगा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो ये हैं उन सभी वर्सेस के पोजीशन वेक्टर। हमें साइड्स को सोल्व करना पड़ेगा। तो साइड्स क्या होंगी, साइड्स तो आएंगी ए बी वेक्टर, ठीक है। तो ए बी वेक्टर को सोल्व अगर हमने हो करना तो क्या करेंगे, पहले बी वाला रखेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस कर देंगे ओ ए वेक्टर, ठीक है। इधर वाला आगे रखना है, बी वाला आगे, ए वाला उसमें से करेंगे माइनस। तो सोल्व करें 1 माइनस 2 दैट इज द माइनस आई कैप, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2j कैप, माइनस 5 माइनस 1 दैट इज द माइनस 6k कैप, ठीक है। ऐसे ही हमें करना है बी सी वैक्टर, सी वाले से बी को करना है 3 माइनस 1 2i कैप माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 5 प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही हमें सोल्व कर लेना है ए सी वैक्टर, चाहे आप सी ए सोल्व कर दें वो भी सही है। ए सी वैक्टर इन दोनों को 3 माइनस 2 दैट इज द 1 माइनस 4 प्लस 1 दैट इज द माइनस 3j कैप माइनस 4 माइनस 1 दैट इज द माइनस 5k कैप। अब हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना है कि ये क्या बन रही है, एक राइट एंगल्ड एंगल, ठीक है। तो राइट एंगल के लिए तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूफ करने पड़ेंगे, और एंगल के लिए कोई दो वेक्टर्स को जोड़कर थर्ड वेक्टर आंसर आता हो, ठीक है। तो वो हमें यहाँ से पहले ऑब्जर्व कर लेना है कि कौन से दो वेक्टर्स को ऐड करने पर हमारा थर्ड वाला आंसर बन जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आंसर आ रहा है, ठीक है। सो नाउ ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर जोड़कर आप लोगों ने जरूर देखना है, क्योंकि 2 माइनस 1 दैट इज द 1 माइनस j माइनस 2 माइनस 3 1 माइनस 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू ए सी वैक्टर। ये हो गया। नाउ कोई भी दो वेक्टर इनमें से परपेंडिकुलर हो सकते हैं, वो आप लोग पहले इनको ऑब्जर्व कर लें, ठीक है,
और चाहे आप लोग इन सभी के ही डॉट प्रोडक्ट को सोल्व कर दें, परपेंडिकुलर के लिए हमें क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, कोई भी दो वेक्टर्स का, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऑब्जर्व है यहाँ पर करते तो -2 + 2, ये तो यहाँ से हो जाएगा 0, तो ये बन गया -6, तो ये यहाँ पर एंट्री बच रही है, तो इन दोनों का बिल्कुल नहीं आएगा। इन दोनों का करते हैं 2 + 3 -5, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो मैं इसको सोल्व कर दिखा देता हूँ। BC.AC आप लोग रफ में भी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पर भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो 2 × 1 -1 × -3 -5, तो ये बच गया 2 + 3 -5 दैट इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर BC वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू AC वेक्टर। आप लोगों ने इसको ऐसे शॉर्टकट बिल्कुल नहीं यूज करना है, वर्ड्स में लिखना है परपेंडिकुलर, ठीक है। देयरफॉर A, B, C आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। तो बिल्कुल ही सिंपल सा काम है, सिर्फ आप लोगों को ये बात के बारे में पता हो कि एक ये चीज प्रूफ करनी होती है कि वो क्या बना रहे हैं। इससे क्या प्रूफ हुआ कि ये बन सकते हैं ट्रायंगल, बन सकती है, जरूरी नहीं है, ठीक है कि हो, ठीक है ना, कोलिनियर भी हो सकते थे, ठीक है, वो बात अलग है। तो एक हमने ये प्रूफ किया, ठीक है, कि दो वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर, तो यहाँ से हमें श्योरिटी मिल गई। ओके, तो आगे चलते हैं। अब हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे हमारा जो इसका दूसरा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। सो नाउ क्रॉस प्रोडक्ट, और हम इसे बोल देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी बच्चे फिजिक्स वाले हैं, ठीक है, A+1 के, उनको तो इसके बारे में जरूर पता होगा। सो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल्स टू A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा एंड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। और इसमें यूज होता है राइट हैंड स्क्रू रूल, जो होता है राइट हैंड थंब रूल वाला, उसके साथ हम इसकी डायरेक्शन पता करते हैं। उसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ये था हमारा A वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पर है आपका कोई B वेक्टर। तो अगर हम A क्रॉस B कर रहे हैं, हम A क्रॉस B कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, तो हमारा जो ये है नॉर्मल वेक्टर, इसका आंसर ऊपर को होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे ऊपर को जाएगा, तो मतलब यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस साइड पर इसकी डायरेक्शन होगी n यूनिट वेक्टर की, मतलब इस साइड पर होगा A क्रॉस B वेक्टर। तो अगर हम B क्रॉस A है करते तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। तो इस तरफ कौन होगा, B क्रॉस A होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -n यूनिट कैप वेक्टर। ओके, इसकी भी अगर आपको जरूरत हो तो ये भी यूज किया जा सकता है। सो दिस इज एंगल थीटा, ठीक है। सो अब यहाँ से क्या है कि ये जो n वेक्टर है, ये जो n यूनिट वेक्टर है, दिस इज द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। इसके बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें मिलती हैं, इसको हमने सोल्व करना होता है। तो इसको अगर सोल्व करना हो, सो n वेक्टर यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू A क्रॉस B डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसकी दो डायरेक्शंस बन सकती हैं, वो अगर हमें प्रॉब्लम में पूछी जाए तो हम वहां से इसके प्लस माइनस साइन यूज कर दोनों वेक्टर्स को निकाल सकते हैं, ऊपर वाला भी और ये वाला भी, नीचे वाला भी, ठीक है। और इसमें एक आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि A क्रॉस B इज इक्वल्स टू द -B क्रॉस A, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उसमें A डॉट B एंड B डॉट A दोनों सेम होते हैं, बट यहाँ पर इसके आगे लग जाती है माइनस, ठीक है। तो ऐसे जो छोटे छोटे फॉर्मूला हैं, इन पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। एंड अगर हमें यहाँ से साइन थीटा को निकालना हो तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, पहले हमें इनका मॉडुलस करना होगा, बिकॉज दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। A क्रॉस B इज ए वेक्टर क्वांटिटी, A डॉट B इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए इसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। सो मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पर A वेक्टर एंड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ऐसे हम यहाँ से साइन थीटा निकालते हैं। तो A को मैं A भी लिख सकता हूँ और इसे मैं A वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिख सकता हूँ, दोनों चीजें ही सेम है, ठीक है, दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम मानी जाती है। ओके, तो ये हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला। एंड आल्सो अगर A वेक्टर इज हो पैरेलल टू B वेक्टर, तो क्या होगा, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। देखिए यहाँ पर 0 के ऊपर भी आपको वेक्टर लगाना है, बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये दिया हो तो ये भी हो सकता है, या फिर A और B 0 वेक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी केस हो सकता है, ठीक है। तो इससे कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले हमारे पास जो आते हैं, वो क्या है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प के साथ एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, मान लीजिए ये वेक्टर है A, मान लीजिए एक साइड उसकी A वेक्टर बना रही है, दूसरी बना रही है B वेक्टर। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू
ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिंपल सा काम है, ठीक है। और अगर हमें इसको यहाँ से हाफ करना हो, यानी कि इतना ही एरिया निकालना हो, सो वो बन जाएगी एरिया ऑफ द ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स हमें दी हो एडजेसेंट साइड्स, सो दैट इज द 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, उससे हाफ हो जाएगा। सिंपल सी काम है। अगर हमें दी हो यहाँ पर डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल वेक्टर्स दिए हों, तो हमें क्या करना है। तो मान लीजिए ये है कोई पैरेललोग्राम, एक इसकी यहाँ से है पास हो रही डायगोनल, एक ये है। सो मान लीजिए ये है हमारे पास D1 वेक्टर और ये वाला है हमारे पास D2 वेक्टर, ठीक है। तो इससे अगर हमें एरिया फाइंड करना हो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, देन एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ऑफ द D1 एंड D2, ठीक है। इसके आगे आएगा 1/2 बिकॉज दीज टू आर द डायगोनल्स एंड दीज टू आर द साइड्स, उसमें हम ऐसे ही यूज कर लेंगे। तो ये सभी फॉर्मूलाज पर बेस्ड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व यहाँ पर कैसे करना है, ठीक है, वो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसे सोल्व आउट कैसे करना है। सो इसको हम एक एग्जांपल के साथ सोल्व करते हैं। मान लीजिए ये दोनों दिए हैं वेक्टर, हमें सोल्व करना है ए क्रॉस बी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट सोल्व आउट करना है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो आई कैप जे कैप के कैप, पहले जो वेक्टर आगे है उसके सभी उतार लेंगे कोफिशिएंट, यहाँ से 1 - 2 3, 1 - 2 3, फिर इसके उतारेंगे 2 1 2, ठीक है। तो हमने हमेशा यही रो आप लोगों ने चूज करनी है क्योंकि इसके साथ आपकी रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाएगी। सो आगे आएगा आई कैप, देन क्या होता है, इसको छोड़ देना है और इनको छोड़ देना है, दिस मल्टीप्लाई विद दिस एंड दिस मल्टीप्लाई विद दिस, ठीक है। सो -2 × 2 -4, जब यहाँ से ऊपर को मल्टीप्लाई होती है तो हम आगे लगाते हैं -1 × 3। फिर जो दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर क्या हम यूज करते हैं, साइन प्लस माइनस प्लस, तो इसके आगे आएगी माइनस प्लस माइनस। तो फिर ये वाली रो तो स्किप होनी है, अब इसके वाला स्किप करेंगे कॉलम। सो 1 × 2 -2 × 3 प्लस ये वाला एलिमेंट ये आएगा प्लस, अब इसको छोड़ेंगे। सो 1 × 1 -2 × -2 दैट इज द -4, एक तो हमारी माइनस, एक यहाँ से आ गई। सोल्व आउट कर लें, -7 आई कैप, ये बच गया +4 जे कैप एंड दिस बिकम्स द +5 के कैप। तो ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं ए क्रॉस बी प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर दो वेक्टर होंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर, जो हमारे रेक्टेंगुलर एक्सिस पर होते हैं वेक्टर्स, तो उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। सो दिस इज द आई कैप, दिस इज द जे कैप एंड यहाँ पर है के कैप, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ से मल्टीप्लाई की आई को जे के साथ तो आंसर आएगा के कैप। सो आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के कैप, क्योंकि यहाँ से हम इस तरफ जा रहे हैं तो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा के कैप, ठीक है। अगर हम जे को करेंगे के के साथ इस तरफ जा रहे हैं तो आंसर आ जाएगा आई कैप, ठीक है। तो अगर हम के को आई के साथ हैं करते मल्टीप्लाई तो आंसर आ जाएगा हमारा जे कैप, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं, अगर मान लीजिए हमने कर दिया जे × आई तो आएगा -के कैप, तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर सेम वेक्टर का ही क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर के साथ होता है देन इट इज ए जीरो वेक्टर, बिकॉज ये दोनों होंगे पैरेलल, एंगल होगा 0, सो sin थीटा इज 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर और द क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करते हैं, ठीक है। सो नाउ सबसे पहली है प्रॉब्लम, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। तो मान लीजिए एक साइड है 2i कैप और दूसरी साइड है यहाँ पर -3j कैप, ठीक है। तो हमें इसका फाइंड करना है यहाँ पर एरिया। तो एरिया का फार्मूला ये हो गया हमारा ए वेक्टर, ठीक है, और ये बन गया हमारा बी वेक्टर। तो हमने अभी अभी फॉर्मूला रीड किया था कि एरिया ऑफ द एंगल इज 1/2 ए क्रॉस बी प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो हमें ए क्रॉस बी निकालना होगा। वैसे तो ये वाला डायरेक्टली भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई और जे हैं, सिंपल है, और आप इसको डिटर्मिनेंट के साथ भी सोल्व आउट कर सकते हैं। तो मैं इसे डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या होगा कि ए वेक्टर है 2i कैप क्रॉस -3j कैप, ठीक है। तो कांस्टेंट है ये जो दोनों, ये आ जाएंगे बाहर -6 और i क्रॉस j। तो i क्रॉस j का आंसर क्या था, हमने अभी देखा है, i क्रॉस j इज इक्वल्स टू के कैप। तो ये आ गया आंसर। तो इसका अब हमें सोल्व कर देना है मैग्नीट्यूड। तो वो क्या बन जाएगा, इसका आ जाएगा 6 और k है यूनिट वेक्टर, इसका बन जाएगा 1। तो सिंपल है, ठीक है। सो अब इससे हम निकाल देते हैं एरिया
तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 दिस वैल्यू दैट इज द 6, तो ये बन गया आपका 3। तो ऐसे आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ऐसी प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं। अगर कोई और वेक्टर होता, मान लीजिए कुछ ऐसा वेक्टर होता, तो आपको ऐसे सोल्व आउट करना था। मतलब ये जो आंसर था इसका आप लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना था, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर कर उसको हाफ कर देना था। ठीक है, वो भी हो जाएगा सिंपल। तो आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ओके। So now the parallelogram whose one side and a diagonal are represented by the co-initial vectors this and this। अब इसका मतलब क्या है, हमें इस बार क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये है, मान लीजिए हमारा पैरेललोग्राम। एक हमें दी गई है साइड, तो साइड है ये वाली आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और एक हमें दिया गया है को-इनिशियल डायगोनल, मतलब जो यहाँ से ही शुरू हो रहा है। को-इनिशियल का मतलब होता है दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, वो बन जाएगा 4i कैप एंड प्लस 5k कैप। ठीक है, हमें इसका एरिया निकालना है। अब हमें क्या करना है कि ये जो है रेंगल है ये, ठीक है ना। तो अगर हम इन दोनों को a वेक्टर एंड b वेक्टर अज्यूम कर लें, ये बन गया a वेक्टर और ये बन गया हमारा b वेक्टर। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या बनेगा, सो एरिया ऑफ द रेंगल, उसका फॉर्मूला हमने अभी अभी ही देखा था कि 1/2 a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर हाफ एरिया आ जाएगा तो अगर हमें कंप्लीट एरिया निकालना है तो हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द 1/2 a क्रॉस b वेक्टर। सो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों को सोल्व कर कर हमारा आंसर a क्रॉस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ही बन जाएगा। तो हमें अब सिंपली a क्रॉस b प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसको सोल्व करना मैंने आपको अभी ही बताया था विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, पहले a वेक्टर के लिखें, कोफिशिएंट्स ये बन गए 1 - 1 1, फिर इसके लिखेंगे 4, जे कैप वाली टर्म ही यहाँ पर नहीं है सो 0, सो k के लिए 5। अब इसको सोल्व कर देते हैं। सबसे पहले i कैप आएगा -5, ये बन गया 0। बाद में जे कैप के लिए हम लगाते हैं माइनस, इसको छोड़ेंगे 5 - 4 दैट इज द 1। के कैप के लिए इसको छोड़ दिया, ये बना 0 माइनस इंटू -4 दैट इज द +4। तो ये आपका बन जाएगा -5i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। अब हमें सिंपली सिर्फ इसका निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। सो a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड करते हैं, -5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा 25 + 16, सो दैट इज द, ये बनेगा आपका यहाँ पर ऐड कर कर 42 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा एरिया। सो देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू 42 का स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ऐसे हमें इसको सोल्व आउट करना है। तो कॉन्सेप्ट हमारा सेम रह रहा है। ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी स्टेटमेंट आपको यहाँ पर चेंज होकर मिल जाएगी। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, सो 1-2 प्रॉब्लम्स हम इसमें से और सोल्व आउट कर लेते हैं, जिसके साथ आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ इसके बाद है प्रॉब्लम हमारे पास। सो नाउ जो हमने प्रॉब्लम्स हमने बीच में से कुछ स्किप की थी वो सभी इसके साथ थी रिलेटेड। ये वाली प्रॉब्लम देखते हैं। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स दिस एंड दिस, फाइंड द साइन थीटा। तो हमें साइन थीटा निकालना है। हमने अभी भी फॉर्मूला किया था कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मतलब हमें ये सभी कुछ यहाँ से सोल्व आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले a क्रॉस b निकालते हैं। ठीक है, वो क्या बनेगा, आई कैप जे कैप के कैप, मतलब डिटर्मिनेंट हमें फिर से करना होगा। तो ये बना 1 -2 एंड 3। ओके, देन यहाँ से 3 -2 एंड 1। अब इसको सोल्व आउट कर देते हैं। सो ये आया, ये वाली रो हमने सेलेक्ट की, -i कैप, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ा, -2 + 6, 2 × 3 6, और ये एक थी इसकी माइनस, -2 + 6 दैट इज द 4। बाद में आएगा -j कैप, इसको छोड़ा और इसको छोड़ दिया, 1 इन -9 दैट इज द -8 प्लस k कैप, इसको छोड़ेंगे, -2 + 6, -2 + 6 दैट इज द 4। तो ये आपका यहाँ पर बन जाएगा, इन सभी में से 4 आ जाएगा बाहर। सो i कैप प्लस यहाँ से 4 आ गया 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है,
तो 4 हमने इसलिए बाहर रखा है ताकि हमें मैग्नीट्यूड सोल्व करना ईजी लगे। तो ये 4 तो ऐसे ही आ जाएगा बाहर, इसका सोल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये बन गया 6, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, एंड नाउ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां से निकालते हैं। सो दिस इज द 1 स्क्वायर, आ गया 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर आएगा 9, सो दिस बिकम्स द 14 स्क्वायर रूट। ऐसे ही बी वेक्टर का निकालते हैं मैग्नीट्यूड, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, दिस इज आल्सो बिकम्स द 14। सो ये सभी वैल्यूज हमें अब यहाँ पर यूज करनी है इस फार्मूले में। सो आवर साइन थीटा बिकम्स, ऊपर आएगा 4 रूट 6 डिवाइडेड बाय रूट 14 इंटू रूट 14। ठीक है, सो देयरफॉर दिस बिकम्स द रूट 14 बन जाएगा 14, 2 पर हो जाएंगे 16, सो 2/7 रूट 6। ये आपके साइन थीटा का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें सिंपली इन्हें सोल्व आउट करना है। सो नाउ सिर्फ एक प्रॉब्लम है अब हमारी यहाँ पर, आखिरी प्रॉब्लम है कि राइट द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ द यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। ठीक है, कितने ऐसे परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे? 2 वेक्टर्स होंगे। वो मैंने आपको शुरू में बताया था कि यूनिट वेक्टर एक ऊपर को हो सकता है जो हमारा n कैप, और एक उसके ऑपोजिट हो सकता है माइनस n कैप। तो हम अगर इनको सोल्व करना है तो वो अब हम यहाँ पर सोल्व कर बता देते हैं। ठीक है, सो ए वेक्टर है हमारा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर है हमारा j कैप प्लस k कैप। सो यूनिट वेक्टर्स perpendicular to A and B are n cap and minus n cap. So 2 vectors. So ऐसे 2 वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब इनको हमें सोल्व कैसे करना है? सबसे पहले निकालना पड़ेगा A क्रॉस B, फिर से डिटर्मिनेंट लगाते हैं। तो हम इसको अब 3rd टाइम या 4th टाइम यूज कर रहे हैं, तो अब तक आप लोगों को अच्छे से आ चुका होगा। पहले इसको लिखेंगे 2 1 -2, तो आई कैप तो है ही नहीं, 0 1 1। ठीक है, इसको रखते हैं आई कैप को, ये वाला स्किप करेंगे, 1 × 1 -2, सो -1, माइनस आएगा जे कैप, इसको स्किप किया, 2 × 1 -0, सो 2, के कैप रखेंगे, इसको स्किप करेंगे, 2 -0 2, तो ये आपका बन जाएगा माइनस आई कैप -2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब निकाल लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड, सो दैट बिकम्स द, इसका स्क्वायर करते हैं 1 4 एंड द 4। ठीक है, ये बन गया 8 + 1 दैट इज द 9, सो दिस बिकम्स द 3। सो देयरफॉर n कैप, या हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं कि यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ A and B आर इक्वल्स टू प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस हमने साइन यूज कर लिया है, प्लस माइनस n कैप, दैट इज द प्लस माइनस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू द A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की वैल्यू ये वाली है, सो और डिवाइड में आएगा 3, सो 1/3 इस वेक्टर को लिख दो, माइनस आई कैप -2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो ऐसे आपको सिंपली इसे सोल्व आउट करना था। ठीक है, तो ये सभी मैंने अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम्स आपको इस वीडियो में बता दी है। बाकी अब आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी बार आपको देखना है, ध्यान से अंडरस्टैंड करें, सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करें, अपने नोट्स बनाएं साथ में, तो आपको डेफिनेटली इसमें से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक और इसमें होता है टॉपिक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि इस साल के सिलेबस में नहीं है। इसके लिए हम अलग से वीडियो को बना देंगे, अगर आप लोग किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो उसके लिए आप लोग इसे भी देख पाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।